नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम नीट के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं, एक एक करके मैं पूरे पाठ्यक्रम पर वीडियो बना रही हूँ और मैंने नाटकों पर बहुत सारे उपन्यास गद्य साहित्य पर भी वीडियो बनाए हैं और भी बना रही हूँ, लेकिन मेरा पढ़ना अभी चालू है। उपन्यास काफ़ी बड़े बड़े हैं, पढ़ने के लिए समय लग रहा है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी जो रहे हैं अभी। लेकिन अभी आपके और मेरे बीच में थोड़ा गैप न हो जाए, इसीलिए मैंने आज नया विषय लिया है। आज हम नीट के पाठ्यक्रम में जो साहित्य शास्त्र का भाग रखा गया है, साहित्य शास्त्र में इकाई नंबर 3 में जो प्लेटो के काव्य संबंधी विचार रखे गए उस पर आज मैं चर्चा करने वाला। तो चलिए प्लेटो के काव्य संबंधी विचार देते हैं। उसके पहले मैं प्लेटो का संक्षिप्त में आपको परिचय देती हूँ। प्लेटो का जन्म ईस्वी सन पूर्व 427 में यूनान में हुआ था। प्लेटो एक प्रतिभा संपन्न दार्शनिक व्यक्ति थे। दर्शन के बाद उनका अगर कोई विषय प्रिय रहा है वह है राजनीति, और राजनीति के अतिरिक्त साहित्य, शिक्षा, समाज, संगठन आदि पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। प्लेटो का व्यक्तित्व अनुभूतिमय था और उनका जो संबंध रहा है, प्लेटो का संबंध एथेंस के साथ रहा है। और जैसे यूनान के 20 करीब करीब टुकड़े थे, उसमें के 3 भाग थे। उत्तरी भाग मकदूनिया जो सिकंदर का संबंध रहा है, और मध्य भाग अंतिका जो एथेंस की राजधानी है और एथेंस उसकी राजधानी है, और तीसरा भाग दक्षिणी भाग जो लोकानिया यानी स्पार्टा उसकी राजधानी रही है। ठीक है। अब शिक्षण और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था ये एथेंस, और एथेंस बुद्धि को महत्व देने वाला था, और स्पार्टा ये शरीर को, यानी ये शहर के नाम है एथेंस और स्पार्टा, शरीर को महत्व देना, यानी कला प्रेमियों का शहर था। और एथेंस और पेरिक्लेस नाम का राजा होकर गया था एथेंस में ईस्वी सन पूर्व 460 से लेकर 430 तक, जो स्वर्ण काल माना जाता है। तो काम करने के लिए ये अनुकूल माहौल था। ईस्वी सन पूर्व 431 से स्पार्टा के लोगों एथेंस पर आक्रमण करना शुरू किया, और 27 साल ईस्वी सन पूर्व 404 तक ये युद्ध चलता रहा। ठीक है। अब प्लेटो के जो विचार हैं, उन्होंने मृत्यु से भी भयानक गुलामी है ऐसा कहा है। एक सामान्य व्यक्ति को गुलाम बनाना और बुद्धिवादी व्यक्ति को गुलाम बनाना थोड़ा अलग है, भयानक है। प्लेटो पहले कवि थे, बाद में दार्शनिक हुए। ठीक है। और गुरु सैक्रेटिक्स का प्रभाव उन पर ज़्यादा रहा है। प्लेटो के जो मूल नाम है प्लाटोन, अफलातून या प्लेटो। प्लेटो की जो दृष्टि रही है वह सापेक्षतावादी और दर्शनाश्रित, और प्लेटो मूलतः दार्शनिक है। और उसके बाद ग्रंथ आदर्श गणराज्य, ये उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है। और अपने आदर्श गणराज्य में उन्होंने कहा है कि आदर्श गणराज्य से कवियों को निकाल देना है। यूरोप के दक्षिणी पूर्व भाग में यूनान है और बंदरगाह का समुच्चय है। पहाड़ी इलाका है, समुद्र से 120 किलोमीटर है, यानी राष्ट्रीय चेतना विकसित नहीं हुई थी तत्कालीन, यातायात की स्थिति रही है, युद्धों का समय रहा है। ऐसे समय के ये प्लेटो रहे हैं। अब प्लेटो जो अलग अलग विषयों यानी राजनीति में अपनी रुचि रखने वाले थे, अब काव्य और कवियों के प्रति उसकी या उनकी जो रुचि रही है, विशेष रूप से प्लेटो के समय तक कवियों को उपदेश एवं मार्गदर्शक माना जाता था। यूनान समाज में कवियों के प्रति अंधश्रद्धा की भावना व्याप्त थी। प्लेटो ने इस अंधविश्वास की निंदा की है। कवि और काव्य के प्रति विशेष लगाव होते हुए भी उन्होंने उन लोगों की आलोचना की। वस्तुतः यह आलोचना ही प्लेटो के सिद्धांत की आधारशिला है, यानी काव्य और कवियों की आलोचना की है। अब कवि और काव्य की निंदा से ही प्लेटो ने अपने सिद्धांत का जो निरूपण किया है या आरंभ किया है। प्लेटो का जो काव्य सिद्धांत है, प्लेटो सत्य का उपासक थे और साथ ही एक सजग और सुधारक भी थे। प्लेटो ने अपने अधिक विचार राजनीति के संदर्भ में भी प्रस्तुत किए हैं। वह आदर्श राजनीति का समर्थक थे। वह पहले नागरिक को आदर्श नागरिक बनाना चाहते थे, इसीलिए प्लेटो ने अपने काव्य संबंधी विचार जब प्रस्तुत किए उसमें
हमें उनका राजकीय दृष्टिकोण अधिक दिखाई देता है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य का कर्तव्य है कि सत्य की उपलब्धि और समाज सुधार। इसलिए कविता भी उस सीमा तक उपयोगी है जिस सीमा तक वह मानव के लिए लाभदायक सिद्ध हो या मानव के लिए उपयोगी हो। कविता के आकर्षक और मोहक परंतु अवास्तविक चित्रण से भयभीत होकर प्लेटो ने उसे भयप्रद माना है। अब काव्य की उपेक्षा जो अप्रामाणिक या अनुप्रामाणिक दर्शन से अधिक विश्वास रखा है, क्योंकि दर्शन में विवेक की मात्रा अधिक होती है और काव्य में जो कम। और कविता विषय के प्लेटो के जो विचार भी एक समाज सुधारक एवं दार्शनिक के विचार है, किसी साहित्यकार या कलाकार के वे विचार नहीं है। प्लेटो के अनुसार काव्य एक कला है और काव्य कला की विशेषता होती है कि अनुकरण, अर्थात अनुकरण करना ही कला है। कलाकार वस्तुओं का निर्माण न करके उसका अनुकरण करता है, ऐसा प्लेटो को लगता है। अब प्लेटो ने कहा है कि कविता तो अनुकरण का भी अनुकरण है। प्लेटो ने अपने जो मत को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया है पलंग का, और उन्होंने कहा है कि अगर पलंग का उदाहरण दिया है तो वो कहते कि कारागिर जब पलंग बनाता है तो उसे वास्तविक पलंग किस प्रकार का होगा या इस बात का कोई ज्ञान नहीं होता और ना ही होगा। वह एक पलंग को देखकर ही दूसरा पलंग बनाता है और कोई चित्रकार उसी पलंग को देखकर चित्र बनाता है। कवि उसी पलंग को देखकर अपने काव्य में उसको वर्णन करता है। इस प्रकार कवि ईश्वर निर्मित, मानव निर्मित हर वस्तु का केवल उदाहरण अपने काव्य में देता है या करता है, इसीलिए कवि अनुकरण करता है। अब प्लेटो के अनुसार कविता अज्ञानजन होती है क्योंकि कवि को अनुकरण के मूल विषय का ज्ञान नहीं होता। उसे न तो मूल विषय का समीचीन ज्ञान होता है और ना ही वह उस विषय की प्रकृति से परिचित होता है। यानी कारागिर उस पलंग की मूल पलंग के बारे में कुछ भी जानता नहीं, उसकी प्रकृति के बारे में जानता नहीं, सिर्फ उसका अनुकरण करता है, जिसका वह अनुकरण करता है और उसी का कवि अनुकरण करता है। यानी कवि अनुकरण का ही अनुकरण करता है, ऐसा उनका मानना है। अब कवि का आभास मात्र वर्णन होता है, इसमें कोई भी सत्य नहीं होता। उस प्रकार पलंग का चित्र बनाने वाला चित्रकार न तो मूल पलंग की प्रकृति से परिचित होता है, उसी प्रकार कवि भी अनुकार्य की प्रकृति में परिचित न होने के कारण उसका वास्तविक स्वरूप अंकित नहीं कर सकता। इसलिए प्लेटो ने कविता को विवेक शून्य माना है। इसका कथन है कि कवि मानव विवेक को जागरूक करने की अपेक्षा उसकी वासनाओं को उत्तेजित करने का प्रयास करता है। इससे कवि को भी यश मिलता है और पाठक श्रोता भी प्रसन्न होते। अब वासनाओं की जागृति या उत्तेजना एक आत्मसंयम जो नष्ट हो जाता है, इस जो हानिकारक प्रभाव के कारण काव्य सत्य जो सत्य न होकर वास्तविक सत्य नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब ये समझने में थोड़ा कठिन जाता है क्योंकि प्लेटो ने उसी काव्य को महत्वपूर्ण माना है जो समाज उपयोगी हो, जो लोगों के लिए हितकारक हो या लोगों के हित में लोगों के दृष्टिकोण में वह उपयोगी सिद्ध हो, जिससे समाज का और राष्ट्र का विकास हो। अब अन्य काव्य को वह निरुपयोगी मानता है। प्लेटो के अनुसार गोबर से भरी हुई टोकरी भी महत्वपूर्ण है अगर वो अपना उपयोग रखती है तो, लेकिन वह कहते हैं कि एक रत्न जड़ी ढाल भी निरुपयोगी है जब वह अपना उपयोग नहीं रखती हो। यानी वह गोबर से भरी जो टोकरी को भी महत्वपूर्ण मानते हैं अगर उसका उपयोग है तो। इसलिए उन्होंने कविता को केवल मनोरंजन का साधन माना है और उसका समाज में, राष्ट्र में कोई महत्व नहीं, ऐसा कहा है। अब उन्होंने एक मोची को भी महत्वपूर्ण माना है, उपयोगी माना है, क्योंकि ऐसे वस्तु का वह निर्माण करता है जो मानव उपयोगी हो। प्लेटो ने इंद्रिय आनंद की अपेक्षा बौद्धिक आनंद को हितकर माना है। काव्य को इंद्रिय आनंद तक सीमित रहने के कारण अग्राह्य माना है या अहितकर घोषित किया है। अब काव्य में विवेक के मिलने के कारण प्लेटो ने नैतिक एवं सामाजिक विकास के लिए तर्क एवं दर्शन को महत्व दिया है। इस प्रकार दार्शनिक सुधारक तथा नई शिक्षा पद्धति के संचालक के दृष्टिकोण से उन्होंने कविता पर अपने विचार प्रकट किए हैं कि विशुद्ध कलाकार या काव्य शास्त्र के नाते। ठीक है, ये रहा प्लेटो के काव्य संबंधी विचार। अब प्लेटो के काव्य सिद्धांत की जो समीक्षा है
की है। तो उन्होंने कहा है कि जो बहुत सारे लोगों ने की है, आलोचकों ने, तो उसमें उन्होंने कहा है कि प्लेटो ने जिस तरह अपनी आदर्शवादिता के कारण कविता का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है, किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि उनकी जो दृष्टि रही एकांगी रही। वस्तुतः यह काव्य समीक्षक न होकर दार्शनिक एवं जो राजनीतिज्ञ है उसका लक्ष्य केवल आदर्श राज की प्रतिष्ठा करना था, और ऐसी स्थिति में काव्य का अपमान यदि उनके द्वारा होता है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्लेटो का चिंतन दूषित एवं पूर्वग्रह से दूषित था। केवल उपयोगितावाद को महत्व देना पशु धर्म है, मानव पशु नहीं है, इसलिए वह उपयोगिता के अतिरिक्त सौंदर्य बोध एवं आनंद प्राप्त होता है। अब ललित कलाओं का स्थान निश्चय ही उपयोगी कलाओं से ऊंचा है, अतः कवि को मोची से तुच्छ मानना प्लेटो की विवेकहीनता है। अब प्लेटो का यह कथन भी उपयुक्त नहीं है कि कविता अनुपयोगी होती है, क्योंकि कविता मनोरंजन के साथ साथ नैतिक संदेश भी देती है, ये तो हमें सबको पता है। अब कविता से भावना का जो उत्तेजन होता है वह भी किसी प्रकार अहितकर नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी एक जगह कहा है कि कविता भाव प्रसार करती है और यह भाव योग ज्ञान योग के बराबर है। अब एक उदाहरण ऐसा है कि युद्ध क्षेत्र में जो प्रयाण करने वाले जो सैनिक हैं, हमारे सीमा पर तैनात जवान हैं, उनके हृदय में यदि कोई कवि अपनी जो ओजपूर्ण वीर रस की कविता अगर उसे सुनाता है और देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना उनमें जगाता है, तो वो लोग जो जवान है, वो सैनिक है, अपने देश के लिए, अपने देश पर प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यानी ये बलिदान देने के लिए जो प्रेरित करता है वह कवि, तो वह कविता या वह कवि अनैतिक कैसे हो सकता है, वह काव्य की पंक्तियाँ अनुपयोगी कैसी हो सकती है, यह यहाँ पर खंडन करता है। यानी काव्य संबंधी जो प्लेटो के विचार है वह एकांगी विचार है, ऐसा समीक्षकों का मानना है। ठीक है, अब ये रहे प्लेटो के काव्य संबंधी विचार। आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना है। और साहित्य शास्त्र के जो और कुछ सिद्धांत है, रिचर्ड का है, इलियट का है, वो मैं जल्द ही लेकर आपके सम्मुख आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद और सुनते रहिए मेरी वीडियो।